भाई लोग, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान भी है। हर एक समस्या का समाधान होता है। महत्व की बात यह है कि समाधान ढूंढने वाले में संकल्प कितना बड़ा है, ये महत्व की बात है। भारत की कितनी भी बड़ी भ्रष्टाचार की समस्या हो, कितनी भी बड़ी भारत की आर्थिक कठिनाई की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का समाधान है। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का। हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार की समस्या, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि स्विस बैंक में लोग है हुई और उसके बाद कोटा पर बहस हुई। बहस पूरे देश ने टेलीविजन पर देखी। अगर इस तरह का एक जॉइंट सेशन किया जाए संसद का और राज्यसभा लोकसभा दोनों का, और उस अधिवेशन में ये बहस किया जाए कि स्विस बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो व्हाइट मनी है, वो नेशनल प्रॉपर्टी है, और उस पर वोट ले लिया जाए और समर्थन में अगर ज्यादा वोट पड़ जाए तो सारा का सारा पैसा स्विस बैंक से वापस आ सकता है। अगर हमारे देश के लोग, जो आप जैसे मेरे जैसे करोड़ों की संख्या में, भारत सरकार को मजबूर करें कि आप संसद में कानून लाइए और जिस तरह से आपने पोटा अधिनियम बनाया वैसे स्विस बैंक के पैसे को नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करिए, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करिए, व्हाइट मनी डिक्लेयर करिए, सारा का सारा पैसा स्विट्जरलैंड से वापस आ जाएगा। क्योंकि स्विस बैंक में नियम है, वहां व्हाइट मनी नहीं रखी जा सकती, नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रखी जा सकती, वहां सिर्फ ब्लैक मनी रखी जाती है, पर्सनल प्रॉपर्टी रखी जाती है। तो उनके नियम का फायदा उठा लो, कानून बना दो। देश की संसद उस कानून को बनाने में सक्षम है, वो कानून बन जाए, कानून पर बहस हो जाए, बहस के बाद वोट पड़ जाए, वोट अगर ज्यादा पड़ जाए समर्थन में तो कानून बन ही जाएगा, पैसा वहां से आ जाएगा। और 48 लाख करोड़ रुपए अगर आ जाए तो आप उस पैसे को ऐसा करो, गरीबों को लाइन लगा के बांट दो, 4.5 लाख रुपया हर गरीब को मिल जाएगा, दे दो और कहो कि तुमको जो करना है कर लो। कुछ नहीं कर सकते तो बैंक में डिपॉजिट ले लो। और अगर गरीबों को नहीं बांटना चाहते तो भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर लो, और भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर लो तो 1 बरस का ब्याज इतना है कि पूरे देश का बजट उससे चल जाएगा, किसी से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है आपको। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को 0 टैक्स बना दो। आज हम हिंदुस्तान में सेंट्रल एक्साइज लेते हैं, सेल्स टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स लेते हैं, कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं, टैक्स पर टैक्स लेते हैं। कोई ऐसी स्थान नहीं जो बिना टैक्स के हो इस देश में। मनोरंजन पे भी टैक्स है इस देश में, दुनिया में बड़ा विचित्र देश है। एंटरटेनमेंट करो उसका भी टैक्स दो आप, माने मजा लो उस पर भी टैक्स है। आप आनंद भी नहीं ले सकते बिना टैक्स के, ये बड़ा विचित्र देश है। थोड़े दिन में आप कहोगे मैं थूक रहा हूं इस पे भी टैक्स दे दो, मैं सांस ले रहा हूं इस पे भी टैक्स दे दो मुझको, क्योंकि टैक्स की तो कोई लिमिट नहीं है हमारे। जो देश में मजा लेने पे, मनोरंजन करने पे टैक्स लगता हो, उस देश में थूकने पे भी लग जाएगा कोई दिन, चलने पे भी लगा देंगे। मैं अभी एक दिन मद्रास गया था, रेलवे स्टेशन के बाहर निकला, यूरिनल में गया, यूरिनल से बाहर जैसे ही निकला तो एक आदमी आ गया, कहने लगा लाओ 2 रुपए टैक्स। मैंने कहा भाई क्यों? तो उसने कहा यहाँ मूतने पे भी टैक्स। तो मैंने कहा किसने लगाया? कि वो अम्मा ने लगा दिया, जयललिता ने। मद्रास स्टेशन के बाहर जो यूरिनल लगा है उसमें अगर आप जाओगे 2 रुपए टैक्स देना पड़ता। तो इन नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं कि पेशाब करो उस पर भी टैक्स दे दो, चल रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो, थूक रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो। तो ये सारे के सारे टैक्स लगा रहे हैं हम। नेताओं का क्या कहना है, इसी से विकास हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि भाई विकास करना है, तुमको पैसा चाहिए, टैक्स लेना बंद कर दो, स्विस बैंक में रखे हुए पैसे को भारत में मंगा लो, इसी पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, इसका 1 साल का ब्याज ही इतना है कि पूरे देश का बजट चल जाए, टैक्स लेने की जरूरत क्या। और हिंदुस्तान में आज आप पूरी इकोनॉमी को 0 टैक्स करो और 5 साल के बाद ये देश अगर न सोने की चिड़िया हो जाए तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार। मात्र 5 साल में ये देश सोने की चिड़िया हो जाए। कैसे हो जाएगा? आप कल्पना करो, इनकम टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स नहीं है, ऑक्ट्रॉय नहीं है, टोल टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, फिर कौन सा उद्योगपति और व्यापारी चुप बैठेगा? जरा बता दो।
किसी के पास एक फैक्ट्री है तो 10 लगाएगा, 10 है तो 100 लगा देगा, 100 है तो 1000 लगा देगा। माने जिसके पास जितना पैसा है एक साथ इन्वेस्ट करेगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर प्रोडक्शन में आ जाए तो हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी को कौन रोक पाएगा। और हमेशा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाएगी, ग्रोथ लाएगी, तो फिर बहुत सारा असेट्स भी पैदा होंगे, संपत्ति आएगी, फिर उसका डिवीजन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो एक काम रह जाएगा, बाकी तो कोई बड़ा काम है नहीं। तो बहुत आसान समाधान है, कोई मुश्किल नहीं। अब प्रश्न ये है कि अगर संसद में ये कानून बन सकता है तो ये संसद सभ्य बनाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बनाते कि आप कभी कहते नहीं उनको, आप कहो देखो कानून बनता है कि नहीं। हिंदुस्तान के जिस दिन 1 करोड़ लोग ये मांग करने लगेंगे कि वोट आपको तब मिलेगा जब स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो, हिंदुस्तान की हर पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह से आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आप कहोगे वो करेगी। हिंदुस्तान में जब छोटे छोटे मुद्दों पे वोट मिल सकता है। मैं कल नखत्राना था, आपको सुनाऊं। नखत्राना में मुझे एक भाई ने कहा कि राजीव भाई यहाँ ये नखत्राना है, बड़ा विशेष गांव है। मैंने कहा क्या गांव? उन्होंने कहा इस गांव में 40 साल से टाउन हॉल बन रहा है। 40 साल से टाउन हॉल बन रहा है, 40 साल से। मैंने कहा कहाँ बना? बना नहीं है, बन रहा है। तो मैंने कहा जगह दिखा दो, कि जगह कोई नहीं है, कल्पना में बन रहा है। तो मैंने कहा कैसे बनता? तो उसने कहा जो भी धारा सभ्य आता है वो कह के जाता है कि मुझे वोट दे दो, मैं टाउन हॉल बनाता हूँ। और 40 साल हो गया, हर एक धारा सभ्य टाउन हॉल बना रहा है, आज तक टाउन हॉल बन नहीं पाया। नखत्राना ऐसा विचित्र शहर है। एक दूसरे भाई ने मुझे कहा नखत्राना की सभा में कि राजीव भाई अभी एक बात और सुनो, कि जब यहाँ धारा सभ्य चूंटनी में आता है तो टाउन हॉल बनवाता है, और यहाँ का सरपंच जब चूंटनी में खड़ा होता है तो बस स्टैंड बनवाता है, और वो भी 40 साल से बन रहा है। वो भी देख लो आप, ये बस स्टैंड सामने है नखत्राना। आप जाओ नखत्राना में, आप शायद कई बार गए होगे, वहां का बस स्टैंड देख के दया आती है। इतना बड़ा गांव है, कैसा फटीचर बस स्टैंड है, लेकिन वो 40 बरस से बन रहा है। हर सरपंच का मुद्दा है बस स्टैंड बनाऊंगा, वोट दे दो। और नखत्राना की जनता इतनी भोली भाली की दे देती है। 40 बरस से ये चल रहा है, और 40 बरस से टाउन हॉल भी बन रहा है। तो अब जनता ही अगर ऐसी है अपनी, तो अब तो जनता को बदलने की जरूरत है। ये नेता तो 2 मिनट में सीधे हो जाएंगे, आप जरा सीधे चलना शुरू कर दो। बस आप हिंदुस्तान के नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दो, हिंदुस्तान के नेताओं का कान पकड़ना शुरू कर दो, ये सब सीधे हो जाएंगे। आप उनसे कहो कि तुमको वोट चाहिए, भले तुम भाजपा के हो या कांग्रेस के, हजूरिया के हो या खजूरिया के, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करोगे या नहीं करोगे, तो वोट मिलता है, नहीं करो तो घर में बैठो, हम नहीं देते वोट। देखो आप ये होता है कि नहीं होता। और इसके लिए करना क्या है, कोई एक भी संसद सभ्य तैयार हो जाए, विधेयक पेश कर दे, विधेयक पर बहस हो जाए, वो बहस आप देख लो, टीवी पे आएगी, और देख लेना कौन कौन संसद सभ्य विरोध कर रहा है। जो विरोध कर रहा है बस उसी का पैसा स्विस बैंक में, सीधी सी कहानी है। तो बहुत मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। जो विरोध करे उसी का पैसा स्विस बैंक में, सीधी सी बात। और जो समर्थन करे उसका नहीं। पता चल जाए कौन भ्रष्टाचारी कौन ईमानदार। हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है। इस समय मैं, मेरे देश के हजारों मेरे जैसे कार्यकर्ता गांव गांव में लाखों लाखों लोगों से सही ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 2-3 करोड़ सही लेने के बाद संसद के सामने ये बात ले जाने वाले हैं, और संसद से अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की मांग है, स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो। अब तक जो पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया है वो सारा पैसा भारत की संपत्ति है, बस कानून से उसको राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर कर दो। वो पैसा एक बार हम राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करें तो उससे देश का बहुत सारा विकास का काम हो सकता है, गरीबी भुखमरी दूर हो सकती है। आप पूछोगे दुनिया के कभी किसी देश ने ऐसा किया है? 4 देश ऐसा कर चुके हैं। एक ज़ेरे नाम का छोटा सा देश है अफ्रीका में, उसने किया है। फिलीपींस नाम का एक देश है, उसने किया है। पाकिस्तान नाम का आपका पड़ोसी देश है, उसने भी किया। और अब तो एक नया पड़ोसी देश नेपाल ने पिछले साल नवंबर में ये किया। पिछले साल 19 नवंबर 2001 को नेपाल की सरकार ने संसद में विधेयक लाया, और वो विधेयक ये था कि जब से नेपाल में राजाशाही खत्म हुई, गणतंत्र आया, लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आया, उस दिन से लेकर आज तक जितना भी पैसा स्विस बैंक में गया वो नेपाल की राष्ट्रीय संपत्ति है। 19 नवंबर को ये विधेयक नेपाल की संसद में पेश हुआ।
23 नवंबर को इस पर वोट हुआ। वोट में 4 सांसदों ने विरोध में डाला, बाकी सबने समर्थन में डाला। पता चल गया इन्हीं 4 सांसदों का है। बाद में वो कानून बन गया। कानून बना, स्विस बैंक ने 1 हफ्ते के अंदर नेपाल की सरकार को $5 अरब दिया, 1 हफ्ते के अंदर, विद इन 1 वीक। अब नेपाल जैसा छोटा देश ये कर सकता है जिसकी आबादी आपके प्रदेश की आबादी से भी कम है। गुजरात की आबादी नेपाल से ज्यादा है। तो इतना छोटा देश नेपाल कर सकता है, तो 105 करोड़ की बस्ती वाला भारत क्यों नहीं कर सकता ये काम? संकल्प चाहिए। मैंने आपसे कहा दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता, हर काम संभव होता है काम करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, ये महत्व की बात। आप संकल्प कर लो, मैं संकल्प कर लूं, ये काम हिंदुस्तान में आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद होने ही वाला। संकल्प की बात है। आज मैंने संकल्प किया है, मेरे जैसे 12,000 कार्यकर्ताओं ने किया है, कल 1 लाख हो जाए, फिर 12 लाख हो जाए, किसी दिन 1 करोड़ हो जाए, ये होने ही वाला है। असंभव नहीं है ये सब संभव है। एक दूसरा निवेदन, एक बार भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। आप याद करो, जब यूरिया घोटाला हुआ, 133 करोड़ रुपए का घोटाला था, सारा पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ, एक नया पैसा यूरिया भारत में नहीं आया। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट किया था कि सारा का सारा पैसा जो यूरिया घोटाले में भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। और आपको माहिती है 2 किश्तों में 133 करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड से वापस भारत में आया था। एक बार 117 करोड़ रुपए आया, दूसरी बार 16 करोड़ रुपए आया। पूरा पैसा भारत में आ गया। अब यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, गेहूं घोटाले का भी आ सकता है, कोई भी घोटाले का पैसा आ सकता है। और सीधा सा सिद्धांत है, यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति तो सब घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति। करने वाले लोग चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई जाए तो ये हो सकता है। हमने संकल्प लिया है कि हम जाएंगे। और हम कैसे जाएंगे? करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर लेकर जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगना चाहिए कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम कोई हंसी नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें ग्रेविटी दिखनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ, इस बात के लिए ये लोग गंभीर है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे सकते। तो या तो संसद ये काम करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट करे। दोनों ही रास्ते से हम ये काम करा सकते हैं। और हिंदुस्तान के बहुत सारे पैसे की व्यवस्था जो हमें परदेश से कर्जे के रूप में करनी पड़ती है, वो सारा पैसा हम हमारे देश में अपने से जुटा सकते हैं। दूसरा एक और विकल्प है इसका, हमारे देश के अंदर जो काला धन है, जिसको इंटरनल ब्लैक मनी कहते हैं, उससे भी देश का बहुत विकास हो सकता है। आप जानते हैं कि भारत देश में इस समय 10 लाख करोड़ रुपए का काला धन है, देश के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा। और ये 10 लाख करोड़ का काला धन कहां से हुआ है? ये हुआ है इनकम टैक्स के कानून के कारण। इनकम टैक्स नाम का एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि आपने अगर 100 रुपया कमाया तो उसमें से 35 रुपए आप टैक्स में दे दो, तो 65 रुपए आपका व्हाइट मनी है। और अगर आपने नहीं दिया तो पूरा का पूरा 100 रुपया ब्लैक मनी है आपका। ये है इनकम टैक्स का कानून। अब आप मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा नोट ब्लैक एंड व्हाइट होता है? मनी तो मनी है, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है। कोई नोट मैंने ऐसा नहीं देखा जिसपे आधे पे लिखा हो ब्लैक और दूसरे आधे पे लिखा हो व्हाइट। नोट तो नोट है, मनी तो मनी है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये तो कानून ऐसा है जो कुछ धन को ब्लैक बनाता है, कुछ को व्हाइट बनाता है। और ब्लैक कैसे और व्हाइट कैसे है? 100 रुपए आप कमाओ, 35 रुपए सरकार को दो, तो 35, तो बचा हुआ जो 65 है वो व्हाइट है, और नहीं दिया तो पूरा 100 ब्लैक है। और इसी के चलते 10 लाख करोड़ रुपए आता है ब्लैक मनी का। और ये क्यों आता है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा के भी टैक्स नहीं वसूल पाता। कारण उसका ये है कि हिंदुस्तानी आदमी इनकम टैक्स देना पसंद ही नहीं करता। इस देश का आदमी दान दे सकता है, टैक्स नहीं देता कभी भी। मैं इस देश में ऐसे कई लोगों को जानता हूं और कच्छी लोगों को जानता हूं जो एक दिवस में 1 लाख रुपया दान देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कभी नहीं देते। इसी कच्छ के मेरे एक मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं। वो रोज शाम को 1 लाख रुपया दान करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पास हैं, हमेशा तैयार रहते। वो चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका यही हिसाब करते हैं कि कहां से टैक्स चोरी करना, कैसे बचाना, कैसे चोरी करना, कैसे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप रोज 1 लाख रुपए दान देते हैं, यही पैसा इनकम टैक्स में क्यों नहीं देते आप? तो उन्होंने कहा, राजीव भाई, भारतीय संस्कृति के अनुसार कुपात्रों को कभी दान नहीं दिया जाता।
ये सरकार कुपात्र है, इसको मैं एक पैसा नहीं दे सकता, भले दान में मैं पूरा घर क्यों ना दे दूं। तब मेरे समझ में आया हिंदुस्तान का आदमी भारतीय संस्कृति को मानता, इसलिए टैक्स नहीं देता। तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जो टैक्स नहीं देता वो भारतीय संस्कृति वाला है, क्योंकि वो हरामखोरों को तो नहीं दे रहा कम से कम। और जो टैक्स नहीं दे रहा, आप देखो वो धर्मशाला बना रहा है, वो गौशाला बना रहा है, वो पांजरा पोल बना रहा है, वो तालाब बांध रहा है, वो कुएं खोद रहा है, वो सड़क बना रहा है, वो हॉस्पिटल बना रहा है, वो स्कूल बना रहा है। आप बताओ क्या नहीं कर रहा है? बस इतना ही तो है कि हरामखोर नेताओं को नहीं दे रहा है, बाकी कोई भी काम वो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक ही कर रहा है। सरकार है जो गलत कानून लेके बैठी हुई है। एक दिन थोड़े दिन पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर्स के कॉन्फ्रेंस में गया था, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस। मैंने उनसे कहा कि आपका डिपार्टमेंट नहीं हो तो भारत में ब्लैक मनी होगा ही नहीं। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इनकम टैक्स एक्ट है इसलिए मनी ब्लैक है, एक्ट हटा दो मनी ब्लैक होगा नहीं। आप कानून हटाओ तो मनी कहां से ब्लैक होगा, सब व्हाइट ही व्हाइट है। कहने लगे बात तो आपकी सही है। तो मैंने कहा ये डिपार्टमेंट बंद कर दो। तो कहने लगे सरकार का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने कहा इससे ज्यादा हम दे देंगे। सरकार इनकम टैक्स में एक साल में जितना लेती है उससे 2-2.5 गुना ज्यादा मैं दिलवा सकता हूं भारत सरकार को, अगर सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे और दान मांगना शुरू कर दे। क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी दान देना पसंद करता है, टैक्स नहीं देता। आप दान मांग लो, मिल जाएगा। कारगिल युद्ध हुआ, सरकार ने दान मांगा, मिला कि नहीं मिला? गुजरात में धरती कंप हुआ, सरकार ने दान मांगा, मिला कि नहीं मिला? उड़ीसा में वावाजोड़ा आया, सरकार ने दान मांगा, पैसा मिला। आप जब भी देखना भारत पर कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी संकट आएगा, इतना पैसा दान में आता है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि भारत का आदमी दान दे सकता, टैक्स नहीं देता। तो सरकार दान ही लेना, टैक्स बंद कर दे। तो वो कहने लगे फिर आप चलाएंगे कैसे डिपार्टमेंट को? मैंने कहा बहुत सरल है, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम बदल दो, इसको दान लेने वाला डिपार्टमेंट बना दो। अधिकारियों की ट्रेनिंग बदल दो, अभी ट्रेनिंग दी जाती है टैक्स वसूलने की, फिर ट्रेनिंग दे दो दान मांगने की। और इन अधिकारियों को जब दान मांगने की ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो पहले फोन करेंगे, सेठ जी आऊं क्या, आप फुर्सत में हैं, जरा दान चाहिए देश के लिए। आप बताओ जब इतनी विनम्रता से आपसे कोई फोन पे बात करेगा, आप कैसे मना करेंगे? बताओ। हिंदुस्तान में विनम्रता से मांगो, कुछ भी मिलता है। दादागिरी से एक नया पैसा नहीं मिल सकता। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दादागिरी करता है, इसलिए मनी ब्लैक है। अगर ये दादागिरी बंद कर दे, कोई मनी ब्लैक हो नहीं सकता इस देश में। और मैं तो वैसे भी इस बात का हिमायती हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितनी जल्दी हो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का खोला हुआ डिपार्टमेंट है। 1860 में अंग्रेजों ने ये डिपार्टमेंट बनाया और अंग्रेजों की कल्पना ये थी कि भारत के नागरिकों से ज्यादा टैक्स वसूलना ताकि ये बर्बाद हो जाएं, अंग्रेज आबाद हो जाएं, इसलिए ये बनाया। हम बंद कर दें इस डिपार्टमेंट को। और सरकार चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए तो दान में ले सरकार। एक दिवस मैंने हिसाब जोड़ा कि रोज हर आदमी 2 रुपए भी दान करे देश के लिए। 2 रुपए में चाय का प्याला भी नहीं आता, लेकिन मैं 2 रुपए मान के बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति रोज का 2 रुपए दान करे तो 1 बरस का दान लगभग 76,000 करोड़ रुपए आता है। 76,000 करोड़ रुपीस। और टोटल इनकम टैक्स का कलेक्शन 1 वर्ष का मात्र 35,000 करोड़ रुपए है। 35,000 करोड़ सरकार वसूलती है, उसमें लाखों करोड़ का ब्लैक मनी बन जाता है। और मैं कहता हूं कि एक नया पैसा ब्लैक मनी बनाओ मत, 76,000 करोड़ तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, इनकम टैक्स से 2 गुना ज्यादा। बस करना यह है कि 1961 और 1861 का जो कानून है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इसको हटा दो, हिंदुस्तान खुद सोने की चिड़िया हो जाएगा। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के अमीर होने की कहानी का राज क्या है? स्विट्जरलैंड कैसे इतना पैसे वाला देश हुआ? स्विट्जरलैंड के समृद्धशाली होने का एक और एक कारण है, स्विट्जरलैंड में इनकम टैक्स नाम का कोई कानून नहीं है। स्विट्जरलैंड में कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं है, इसलिए वो देश इतना समृद्धशाली है।
50 साल पहले स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देशों में गिना जाता था। उन्होंने अपने देश का इनकम टैक्स हटाया, आज वो देश समृद्धशाली है। वहां का गरीब से गरीब नागरिक एक बरस में जितनी कमाई करता है उतना हिंदुस्तान का कोई एक अच्छे से अच्छा उद्योगपति नहीं कर पाता। तो स्विट्जरलैंड अगर बिना इनकम टैक्स के समृद्धशाली हुआ तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी लो। और हमारे यहाँ तो परंपरा है, हमारे यहाँ तो चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री हुए जो कहा करते थे कि प्रजा के ऊपर अधिकतम टैक्स 5% होना चाहिए, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अधिकतम 5% चाणक्य ने कहा। और यहाँ तो टैक्स ही टैक्स है। 100% भी हो सकता है, 150% भी हो सकता है, 250% भी हो सकता है। तो टैक्सेशन के पूरे सिस्टम को सरकार अगर सरल करे, और मैं तो इस मान्यता का हूं कि ये जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम है, मल्टीपल टैक्स सिस्टम माने सेंट्रल एक्साइज भी है, सेल्स टैक्स भी है, लोकल टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, रोड टैक्स भी है, ऑक्ट्रॉय का भी है, कैपिटल गेन का भी है, इसका भी है, उसका, ये सब टैक्स हटा दो। सिंगल पॉइंट एक टैक्स लगा दो अगर लेना है तो, नहीं तो वो भी हम लगाओ, वो भी हटा दो। 5 साल के लिए 0 टैक्स कर दो पूरी इकोनॉमी को, हिंदुस्तान तो कहीं से कहीं पहुंच सकती है। और ये भी कैसे हो सकता है? आपके और मेरे संकल्प से हो सकता है, ये भी असंभव नहीं है। जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसी तरह से नहीं भी हो सकता है। आपका संकल्प मेरा संकल्प मिले तो कोई चीज है, नहीं भी हो सकती है। आप तय कर लो, आप संकल्प ले लो। इसी तरह से एक तीसरा छोटा सा काम किया जाए इस देश में कि भारत देश में इस समय 34,000 ऐसे कानून हैं जो देश की जनता को हैरान और परेशान करने के लिए बनाए गए। 34,000। ये सब के सब कानून अगर बदल दिए जाएं और हमारी आज की जरूरत के हिसाब से नए कानून हम बनाएं तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को सच्ची आजादी मिल जाएगी। कानून कैसे हैं हैरान परेशान करने वाले? एक उदाहरण दूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया, बहरामपुर नाम के एक नगर में। बहरामपुर में किसानों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में कुछ किसान आए, उन्होंने मुझे कहा, राजीव भाई बहुत हमें दुख है। मैंने पूछा क्या दुख है? उन्होंने कहा हम चोखा लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा हमारी दुख की बात ही। कानून कैसे हैं हैरान परेशान करने वाले? एक उदाहरण दूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया, बहरामपुर नाम के एक नगर में। बहरामपुर में किसानों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में कुछ किसान आए, उन्होंने मुझे कहा, राजीव भाई बहुत हमें दुख है। मैंने पूछा क्या दुख है? उन्होंने कहा हम चोखा लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा हमारी दुख की बात यह है कि जब चोखा को पानी सबसे ज्यादा लगता है तो हमारी किसी भी नहर में पानी नहीं आता, और जब हमारा चोखा पककर तैयार हो जाता है तभी नहर में पानी छोड़ दिया जाता है। ये हमारे दुख का कारण। माने जब हमको जरूरत है तो पानी नहीं मिलता, और जब हमें जरूरत नहीं है तो पानी भयंकर होता है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कानून है। तो मैं मिला, इरिगेशन डिपार्टमेंट में गया, एक इंजीनियर से मिला। मैंने उसको पूछा ये क्या नियम है आपका कि जब किसान को, खेडूत को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है आप पानी छोड़ते नहीं, और जब उसको पानी लगता नहीं तभी आप पानी छोड़ देते हो? तो उसने कहा राजीव भाई मैं क्या करूं, 1910 का बनाया हुआ एक कानून है जो आज भी चल रहा हमारे। अब मैंने उस कानून की हिस्ट्री निकाली कि 1910 में ये कानून कभी लगा था। तब 1910 में हुआ ये था कि ये उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था। आप जानते हो बंगाल का हिस्सा था। बंगाल पूरा का पूरा, उसमें उड़ीसा आता था, आसाम आता था, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, ये पूरा का पूरा बंगाल होता था। आप जानते हैं बंगाल में बगावत हुई, बार बार बगावत हुई, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। एक बार तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया, उस बंगाल के बंटवारे के विरोध में, जिसको बंग बंग कहते थे, बंग बंग के विरोध में महर्षि अरविंदो घोष ने जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। उधर महर्षि अरविंदो घोष ने आंदोलन शुरू किया बंगाल में, इधर उत्तर भारत में आंदोलन शुरू किया लाला लाजपत राय ने, और इधर आंदोलन शुरू किया लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में। अब ये तीनों नेताओं ने जबरदस्त अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। उस आंदोलन में लाखों लाखों किसान भी शामिल हुए। तो अंग्रेजों की बंगाल की जो सरकार हुआ करती थी, बंगाल का प्रांत होता था, गवर्नर होता था वहां पर, उस सरकार ने किसानों को प्रताड़ित करने के लिए ये कानून बनाया कि जब किसान को पानी की जरूरत हो तो पानी मिले नहीं, और जब जरूरत नहीं है तभी पानी रहे नहर में। ये कानून तब का बनाया हुआ आज तक हिंदुस्तान में चल रहा है। इसको किसी ने बदलने का आज तक सोचा नहीं। और ऐसे कानून हिंदुस्तान में कितने मैं आपसे बताऊं जो आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए गए।
आपको तो सुनकर हैरानी लगेगी, आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, ये दोनों के लिए तय करने का काम भी अंग्रेजों के समय के बनाए गए कानून के आधार पर होता है। आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, इसके लिए एक कानून है जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है। आपके पास राशन कार्ड है और आप राशन कार्ड होने के बाद ही वोटर हो सकते हैं और वोटर होने के बाद ही बोनाफाइड सिटीजन माने जाते हैं। आप जानते हैं ये राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ, 1946 में बनाया था ये कानून अंग्रेजों। आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, ये 1935 में अंग्रेजों ने तय की गई डेफिनेशन के आधार पर है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन क्रिश्चियन है, ये अंग्रेजों की तय की गई डेफिनेशन है, हमारी नहीं है। हमारा सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, हम हिंदू हैं नहीं है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ। हमारे देश का पुलिस का कानून जिसको इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं, ये इतना अत्याचारी कानून है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी के बड़े भाई बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर रहे, उनके साथ मेरा हमेशा इस बात पर झगड़ा रहा कि ये कानून कैसा है आपका कि कोई भी पुलिस वाला आपको डंडे से मार सकता है, पीट सकता है, आप उसका डंडा भी नहीं पकड़ सकते। अगर आपने डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा, पुलिस वाले के खिलाफ नहीं बनेगा। क्या केस बनेगा? आपने पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने में बाधा पहुंचाई, इसका केस आपके ऊपर बनेगा। आपने उसका डंडा पकड़ लिया, माने वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी क्या है? आपको पीट रहा था, वो उसकी ड्यूटी है। आपने उसको रोक लिया तो आप जेल में जाइए, पुलिस वाले को कुछ नहीं होने वाला। मतलब क्या है? इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक बहुत ही अत्याचारी कानून जिसमें पुलिस को राइट टू ऑफेंस है लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। इससे ज्यादा अत्याचार दुनिया में क्या हो सकता है, आप जरा बताओ। एक डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी में जिसमें हम मानते हैं कि हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा समाज है हमारा, 55 वर्ष हमारी आजादी को हो गए, लेकिन एक पुलिस वाले का डंडा नहीं रोक सकते आप अपने ऊपर पड़ने से। इससे ज्यादा गुलामी क्या होती है दुनिया में? आपको तो इसका दर्द नहीं है, मुझे इसका दर्द है क्योंकि मैं बहुत डंडे खा चुका हूं पुलिस के। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके भी आगे मैं आपको बताता हूं। मैनुअल के अनुसार मुझे कहा गया कि आप कपड़े उतारो, आपका बॉडी मार्क चेक किया जाएगा। मैंने कहा मेरा बॉडी मार्क कान के पीछे है। उसने कहा नहीं, नियम ऐसा है कि आपके पूरे कपड़े उतारे जाएंगे, भले बॉडी मार्क आपके कान के पीछे है, कपड़े पूरे उतारने पड़ेंगे आपको, तब आपका बॉडी मार्क चेक होगा। तो मैंने पूछा ये कानून कब से है? तो 1860 से है, आज तक बदला नहीं कभी किसी सरकार ने। वैसे का वैसा ही जेल मैनुअल है, वैसे का वैसा ही पुलिस मैनुअल है। कभी मैं पुलिस वालों से भी बात करता हूं, वो भी हैरान परेशान है। वो कहते हैं राजीव भाई पुलिस मैनुअल के अनुसार हम जो है 24 घंटे के कर्मचारी हैं। बात बिल्कुल सही है। पुलिस ऑफिसर ऑन 24 आवर्स ड्यूटी पे रहता है, हमेशा पगार मिलती है 8 घंटे की, ड्यूटी पे रहता है 24 घंटे। वो खुद परेशान है क्योंकि पुलिस मैनुअल ऐसा है। वो भी खुश नहीं है इस कानून से, हम भी खुश नहीं है, लेकिन बदलता नहीं है ये कानून। पता नहीं क्यों नहीं बदलता, शायद बदलने की मंशा नहीं है, क्योंकि नेताओं को क्या लगता है यही पुलिस हमारे काम आती है। जब वो सत्ता में होते हैं तो ये पुलिस डंडा चलाने के काम में उन्हीं के लिए काम करती है, तो बदलते नहीं है कानून। तो पुलिस का कानून वही, राशन कार्ड का कानून वही, सिटीजनशिप का कानून वही। ये जो मैरिज एक्ट है आपके देश में चलता है, आप विवाह का कानून जिसको कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट है या मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ये तक अंग्रेजों का बनाया हुआ है, ये भी हम नहीं बना पाए आजादी के बाद। ऐसे 34,000 कानून है हमारे देश में, और वो कानून जब तक चलेंगे तब तक कोई स्वराज्य आने वाला नहीं है। आप शायद जानते नहीं, हिंदुस्तान में एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है जिसके आधार पर कलेक्टर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, सेक्रेटरीज होते हैं वगैरह वगैरह। ये आईसीएस का कानून 1860 का बना हुआ। और विचित्र बात इसमें है जो दुनिया के कोई देश में नहीं है, हिंदुस्तान के सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, संवैधानिक उनको संरक्षण है, जो दुनिया के कोई देश में नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, जो हमसे बाद में आजाद हुआ है या हमने जिसको आजाद करा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दुनिया के कोई भी सिविल सर्वेंट्स को नहीं मिलता भारत को छोड़कर, और ये अंग्रेजों ने तय कर दिया था, वो आज तक चला आ रहा है इस देश में। और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका दुख क्या है?
वो कहते राजीव भाई हमारा ट्रांसफर होता रहता, हर 3 साल में उनका ट्रांसफर हो जाता। ट्रांसफर होने का 3 साल का कानून भी अंग्रेजों के समय का। अंग्रेज हर 3 साल में अधिकारी को ट्रांसफर करते थे, 3 साल से ज्यादा उसको रखते नहीं थे। कारण क्या है कि अगर कोई अधिकारी ज्यादा समय किसी गांव में रहेगा, लोकल लोगों से दोस्ती कर लेगा, वो दोस्ती के चक्कर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो सकती है, इसलिए वो कोई भी ऑफिसर को 3 साल से ज्यादा टिकने नहीं देते थे। हर 3 साल में ट्रांसफर करो, वही 3 साल के ट्रांसफर की पॉलिसी आज भी है इस देश में। अधिकारी आता है, अपना बोरिया बिस्तर खोलता है और उसके बाद काम करना शुरू करता है, तब तक ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है। फिर दूसरे गांव चला जाता है, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, भटकता रहता है। जिंदगी उसकी ट्रांसफर में और पोस्टिंग में निकल जाती है, कहीं स्टेबल नहीं हो पाता वो। उसको अपना दुख है, कानून वैसा है, नियम वैसा है। तो मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि हमने अंग्रेजों को भगाया, ये अंग्रेजों के कानून क्यों नहीं भगा दिया। और इन अंग्रेजों के कानूनों को अगर हम भगा दें, या कई बार मेरे दिल में आता है कि ये जितने भी मैनुअल्स हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन की बुक्स हैं, सबको एक दिन आग लगा दो, सब कचरा है, कुछ काम का नहीं है हमारे, और इन सबको जला दो, आग लगा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाओ, नए कानून बनाओ, जो आज की जरूरत है। आप देखो, इंडियन पीनल कोड है, लगभग 150 बरस पुराना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 110 बरस पुराना। सिविल प्रोसीजर कोड है, न्यू बरस पुराना। अब न्यू बरस पहले क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है, जमीन आसमान का फर्क आ गया। लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड वही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वही है, इंडियन पीनल कोड वही है। और तो और सुनो, हिंदुस्तान में इंडियन एडवोकेट्स एक्ट नाम का एक कानून है, जो अंग्रेजों के समय से आज तक बदला नहीं गया। क्योंकि इंग्लैंड में सब वकील काला कोट पहनते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में भी सब वकील काला कोट पहनते हैं। पूछो आप, इसका क्या मतलब है। इंग्लैंड में काला कोट इसलिए पहनते हैं कि ठंडी बहुत है, और ज्यादा ठंडी वाले देश में काली चीजें पहनना हीट को एब्जॉर्ब करता है एक तो, और अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देता, तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं आती, बाहर से ठंड अंदर नहीं घुसती, इसलिए गला बंद करके काला कोट पहनते। इंग्लैंड में भयंकर ठंड पड़ती है। अब यहाँ भयंकर गर्मी वाले देश में, जहाँ 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, वहां वकील काला चोगा लटकाए घूमते रहते हैं। ये कानून आज तक नहीं बदल पाए हम, आज तक नहीं बदला। हिंदुस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ के लोगों को सफेद कपड़े पहनने चाहिए, ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन वकील यहाँ भी काला कोट पहने हुए। उनसे कहो भाई बदल लो इस कानून को, नहीं बदलते, क्योंकि अंग्रेजों की औलाद, जैसे अंग्रेज थे वैसे ही उनके बच्चे, बदलना ही नहीं चाहते इस देश में। अंग्रेजों के जमाने में मी लॉर्ड, मी लॉर्ड, मी लॉर्ड चिल्लाया करते थे, आज भी मी लॉर्ड कहने वाले लोग हैं इस देश में। शर्म नहीं आती ये कहते हुए मी लॉर्ड। हम तो सिर्फ ईश्वर को कह सकते हैं, बाकी तो किसी को नहीं कहते। यहां तो अपने जैसे आदमी को मी लॉर्ड कह के बुलाते। सब की सब व्यवस्था, पूरी की पूरी कानून व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, सब अंग्रेजों के जमाने की वाली। तो अभी इसका समाधान क्या, सीधा सा समाधान है, 34,000 अंग्रेजों ने नियम कायदे कानून बनाए, सबको आग लगा दो, सबको जला दो, कोई रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कचरा वैसे भी है। गुलामी के कानून है, वो गुलामी हमें हटानी ही पड़ेगी। आज की जरूरत, आज के हिसाब से नए कानून बनाने पड़ेंगे, जो भारतीय परंपरा का संरक्षण करें, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाएं, भारतीयता को आगे बढ़ाएं। आप देखो कैसा विचित्र देश है। एक उदाहरण देता हूं, आप अगर यहाँ गाय खड़ी है कहीं, उसको डंडे से पीटो तो आपको जेल हो जाएगी। आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, कानून की बात बता रहा हूं। यहाँ गाय खड़ी है, डंडे से पीटो आपको जेल हो जाएगी, और उसी गाय को कत्ल खाने में ले जाके कत्ल कर दो, आपको मीट एक्सपोर्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गाय को डंडे से पीटोगे जेल हो जाएगी, उसको कत्ल कर दो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कानून ऐसा है। गाय को पीटना जुर्म है, लेकिन गाय का कत्ल करना जुर्म नहीं है हमारे देश में। बड़ा विचित्र देश है। डंडे से पीटो तो जुर्म है, कत्ल करके उसका मांस बेचो जुर्म ही नहीं है इस देश में। और इसलिए 3600 कत्ल खाने चल रहे हैं पूरे देश में, 60,000 नए कत्ल खाने खुलने जा रहे हैं इस देश में, क्योंकि गाय का कत्ल करना जुर्म नहीं है, गाय को डंडे से पीटना जुर्म है। भैंस का कत्ल करना जुर्म नहीं है, भैंस को डंडे से पीटना जुर्म है। गधेड़े को कत्ल करना जुर्म नहीं है, गधेड़े को पीटोगे तो वो जुर्म है। कैसा कैसा विचित्र जुर्म है इस देश में। कोई गधा है और उसका धोबी उसका मालिक है, और वो उसके ऊपर कपड़ा लाद कर ले जा रहा है, गठरी लेके जा रहा है। अगर चाहे तो उसका चालान हो सकता है, उसको जेल हो सकती है, क्योंकि गधे के ऊपर उसने बोझा डाल रखा है, ये नियम है।
और उस गधे को कत्ल कर दो, कोई कानून नहीं। बड़ा विचित्र देश है। कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया, जन्म लेने के पहले मार दो तो सिंपल एबॉर्शन है वो, और जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है और उसमें फांसी की सजा है। बड़ा विचित्र देश है। माने गर्भ में रहते हुए बच्चे को मार दो तो एबॉर्शन है, गर्भ के बाहर निकल आया और उसको आपने मारा तो आपको फांसी हो जाएगी, 302 का चार्ज लगेगा आपके। गर्भ में रहता हुआ भी वो जीवित इंसान है, तब फांसी नहीं होगी आपको, लेकिन बाहर निकल आया और आपने मार दिया तो फांसी हो जाएगी। कैसा विचित्र देश है। ऐसे कानून है हमारे देश में। और ये कानून की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप कोई कोर्ट में केस लगा दो, 20 वर्ष के पहले अगर आप जजमेंट सुन लो तो जो कहो मैं हारने को तैयार। 20 वर्ष तक अपील पे अपील, अपील पे अपील, अपील पे अपील चलती रहेगी। केस लगाने वाला भी मर गया, जीतने वाला भी मर गया, हारने वाला भी मर गया, और केस अभी चालू है, चालू है, चालू है। ऐसा देश है ये। एक जमाना था जब हिंदुस्तान में राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनको आज हम गाली देते हैं, लेकिन उन राजा महाराजाओं के जमाने के कानून कैसे हुआ करते थे। एक राजा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके राज्य में 2 माताओं में झगड़ा हो गया। एक बच्चा था, 2 माताएं थी, एक माँ कहती थी मेरा बेटा, दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा। अब दोनों लड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा मामला क्या है? तो 2 माताएं, बच्चा एक, अब किसका है बच्चा ये फैसला करना है। तो चंद्रगुप्त ने कहा अच्छा तलवार लेके आओ और बच्चे को आधा आधा काटो। तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो जो असली माँ थी वो चिल्लाने लगी, कहने लगी नहीं नहीं इसको काटो मत, भले तो दूसरी माँ को दे दो, जिंदा तो रहेगा। चंद्रगुप्त तुरंत समझ गया यही असली माँ है, क्योंकि असली माँ अपनी आंखों के सामने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने नकली माँ से बच्चा छीना, असली माँ को दे दिया, नकली माँ को जेल में डाल दिया। पूरे केस का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये था भारत का न्याय या भारतीयता की न्याय पद्धति। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसी केस को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक यही केस, 2 माताएं हैं, एक बच्चा है, आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 साल के पहले जजमेंट नहीं आएगा। और हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं, बच्चा भी बड़ा होकर मर जाए, लेकिन केस चालू रहेगा। यह है अंग्रेजों की न्याय पद्धति। न्याय इसमें होता ही नहीं है। आप जानते हैं क्या होता है? कोई भी न्यायाधीश ये नहीं कहता कि मैं न्याय देता हूं। हर न्यायाधीश ये कहता है कि मैं कानून के आधार पर फैसला करता हूं, न्याय नहीं देता। न्याय में और फैसले में जमीन आसमान का फर्क है। जरूरी नहीं है कि कानून के आधार पर दिया गया फैसला न्यायप्रिय हो, अन्यायप्रिय भी हो सकता है। अच्छा, न्यायाधीश कानून के आधार पर फैसला देता है, न्याय नहीं देता, फिर हम उसको न्यायाधीश क्यों कहते हैं? और जहां कानून के आधार पर फैसला होता है, न्याय नहीं होता, उसको न्यायालय क्यों कहते हैं? मैं तो कहता हूं दोनों का नाम बदलना चाहिए। न्यायाधीश को कहना चाहिए कायदाधीश और न्यायालय को कहना चाहिए कायदालय, क्योंकि वहां तो कायदे के आधार पर फैसला हो रहा है, न्याय कहां हो रहा है? अगर न्याय होता तो भारत में तो गाय माता है, उसको तो कत्ल करना भी जुर्म है, डंडे से मारना भी जुर्म है। न्याय तो ये कहता है हमारा, लेकिन कानून ये कहता है कि डंडे से मारना जुर्म है, कत्ल करना जुर्म नहीं है, ये कानून कहता है। तो कानून क्या है, न्याय क्या है, आप समझ लो। तो भारत में करना ये होगा कि ये कानून आधारित फैसला करने की जो पद्धति है, इसको न्याय आधारित फैसला करने की पद्धति बनाना पड़ेगा। और ये कब बनेगी? जब अंग्रेजों के बनाए गए कानून हटाए जाएं, 34,000 कानून रद्द किए जाएं और आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाए जाएं, जो भारतीय मान्यता, भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से ध्यान रखकर लिए गए हों, ना कि इसके विरुद्ध हों। तब हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तब हमें चैन मिलेगा। और सुख, शांति, चैन मिला, आपका जीवन आराम से कटेगा, मेरा भी कटेगा। यही हमें करना है। लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। ठीक है, आप दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये व्यवस्था है, और हम दुख का कारण ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर। हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं, हम नकारा हैं, हम अच्छे हो जाएं तो सारा दुख दूर हो जाए, कभी नहीं होने वाला। व्यवस्था से जनित दुख है, आपके अंदर से थोड़ी आया है।
बहुत लोग कहते हैं हमें दुख दूर करना है, हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, 20 दिन साधना में जाएंगे, कितना भी कर लो दुख दूर होगा ही नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था में से निकला हुआ दुख है वो आपके ध्यान, प्राणायाम, साधना से थोड़ी दूर होने वाला। आप हिमालय में चले जाओ तो भी दुखी रहोगे, क्योंकि पुलिस वाले का डंडा वहां भी आपके ऊपर फटक सकता है, वहां भी पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा, आप क्या कर लोगे? दुख अगर दूर करना है, व्यवस्था जनित है, तो व्यवस्था को बदलो। व्यवस्था से भागने में दुख दूर नहीं होने वाला। इस व्यवस्था को बदल दो जिसमें से ये दुख पैदा हुआ है। और मैं यही मानता हूं, और मैं मानता हूं इससे बड़ा अध्यात्म दुनिया में कोई नहीं है। जो व्यवस्था जनित दुखों को दूर कर ले वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक आदमी है, बाकी सब पाखंडी हैं। कोई अगर मुझे ये कहता है कि मैं 20 दिवस योगासन करता हूं, कोई कहता है 4 महीने का ध्यान लगाता हूं, सब पाखंड करते हैं। हो ही नहीं सकता ये। आपकी गली के नीचे कूड़ा कचरा पड़ा है, सड़ान पड़ी हुई है, और आप घर में बैठ के साधना कर लेंगे, ये कैसे होने वाला? पूरे समाज में दुर्गंध फैली हुई है, कहीं गरीबी है, कहीं बेकारी है, कहीं भूखमरा है, कहीं भ्रष्टाचार है, और कोई ये ढपोर शंकी कहे कि मैं तो ध्यान लगाता हूं, मैं तो प्राणायाम करता हूं, वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं करता। न ध्यान लगा सकता, न प्राणायाम कर सकता। ध्यान और प्राणायाम तब होता है जब बाहर भी सुख है, अंदर भी सुख है, दोनों परिस्थितियां एकाकार होती हैं, तब आदमी ध्यान में जाता है, अन्यथा ध्यान में नहीं जाता। आसन कर लेना ध्यान कर लेना नहीं होता। आसन कर सकते हैं आप, त्राटक कर लीजिए, लेकिन त्राटक ध्यान नहीं हुआ करता कभी। ध्यान करने के लिए बाहर अंदर सम परिस्थिति चाहिए। बाहर सुख है, अंदर भी सुख है, बाहर आनंद है, अंदर भी आनंद है, तब आप ध्यान में जा सकते हैं, अन्यथा ध्यान में नहीं जा सकते। तो मैं तो ये सब बाबाओं को बोलता रहता हूँ। बहुत सारे बाबा हैं जो गंडा ताबीज मानते हैं हमारे देश में। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मोक्ष ले जाऊंगा, आ जाओ, मुझे गुरु बना लो, मेरा यह गंडा बनवा लो, और गुरु दक्षिणा देते जाओ, हर गुरु पूर्णिमा को आते जाओ, और वो कहेंगे देखो माया में नहीं लगना, माया बहुत खराब है, तुम मुझे दे दो, मैं रखूंगा तुम्हारी माया को, यहाँ ले आओ, यहाँ दे दो, गुरु दक्षिणा में देते जाओ सारी माया, मैं इकट्ठा बैठता हूँ इस माया के ऊपर, तुम माया मत रखो, मुझे दे दो माया पूरी। ऐसे लोगों को मैं बहुत कहता हूँ, गुरुजी आप उनको मोक्ष ले जा रहे हो, खुद ही क्यों नहीं चले जाते? जनता इतनी भोली भाली, इतनी सीधी सादी, क्या करे बेचारी। हमारी जनता के भोलेपन का फायदा ये सब धूर्त राजकारणी भी उठाते हैं और ऐसे लोग भी उठाते हैं। तो क्या करना है इसमें से? मैं आपसे आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ये व्यवस्था को बदलना है जिससे दुख पैदा होता है। दुख पैदा करने वाली व्यवस्था अंग्रेजों की दी हुई है, हमारी नहीं है। अंग्रेज आए थे तो हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, दुर्भाग्य से आजादी के 55 साल के बाद भी वही चलती आ रही है। न अंग्रेजों के कानून बदले, न अंग्रेजों की शिक्षा बदली, न अंग्रेजों का तंत्र बदला, न अंग्रेजों का सिस्टम बदला, कुछ बदला नहीं है। इवन अंग्रेजी भाषा भी नहीं बदली इस देश में, वो भी वैसे के वैसे ही चली आ रही। अब हमारी मुश्किल क्या है? भारत के रहने वाले लोग अंग्रेजियत की व्यवस्था में रह रहे हैं, तो दुख तो होने ही वाला है। आपसे बिल्कुल विपरीत मान्यता वाली व्यवस्था है और आप बिल्कुल विपरीत मान्यता वाले देश के लोग हैं। दो विपरीत मान्यताएं एक जगह इकट्ठी होंगी तो टकराव तो होगा और दुख उसमें से निकलेगा। और आप अगर इस दुख को दूर करना चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप अंग्रेज हो जाओ तो ये अंग्रेजियत की व्यवस्था आपको मजा देगी, और या आप भारतीय होना चाहते हो तो इस अंग्रेजियत की व्यवस्था को भारतीय बनाओ तो ये आपको दुख नहीं देगी। यही दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। ये अधकचरे होके हम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। अधकचरापन कैसा है? व्यवस्था तो वैसी की वैसी है, हम बदलने की कोशिश करेंगे, ये कभी होने वाला नहीं। व्यवस्था बदले, उसके साथ व्यक्ति बदले, तब बदलाव संपूर्ण होता है। अन्यथा व्यक्ति बदल गया, व्यवस्था वैसे की वैसी है, बदलाव कभी पूरा नहीं होता। तो आप इस व्यवस्था को बदलिए, और व्यवस्था को बदलने का सबसे सरल उपाय है व्यवस्था के साथ असहयोग करिए, बहिष्कार करिए, उसका असहकार करिए, व्यवस्था बदलना शुरू हो जाती है। ये जो व्यवस्था आ गई है इसको बदलना है, इसके लिए संघर्ष करना है, इसके लिए संगठन बनाना है, इसके लिए चेतना पैदा करनी है, ये सब करिए, इसी में से व्यवस्था बदलेगी। व्यवस्था परिवर्तन के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जन जागृति, दूसरा स्टेप संगठन, तीसरा स्टेप रचनात्मक काम, और चौथा स्टेप संघर्ष। उसके बाद 5वें स्तर पर जाकर व्यवस्था बदलती है। तो पहला स्टेप जन जागृति करिए, दूसरा स्टेप संगठन बनाइए,
तीसरा स्टेप उसमें से निर्माण का काम करिए, और चौथा और आखिरी स्टेप संघर्ष में लग जाइए, पूरी व्यवस्था बदलेगी। और ये व्यवस्था अगर अंग्रेजों के जमाने की हम बदल पाए तो मैं मानता हूं कि सच्ची आजादी आएगी, और उसी सच्ची आजादी के लिए आप, मैं, हम सब मिलकर प्रयास करें। यही